Hello friends, myself Arif Abbasi and you are watching Hafsa Science Education channel. Today we have discussed the biology which is related to school level, that is 12th standard. So 12th standard जो बायोलॉजी है उसको हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ. स्कूल लेवल का जो बायोलॉजी है वो हर लेवल पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 10th क्लास एंड 12th क्लास बोर्ड एग्जाम कंट्रीब्यूशन से बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा जो 11th और जो 12th है वो दोनों अपने जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो नीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं. अगर आप इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी करते हैं या प्रिपेयर करते हैं तो आपको उसके लिए 6 to 12 का एनसीईआरटी बुक आपको अच्छे से आना चाहिए. तो यहाँ पे हम बात करते हैं 12th लेवल पर जो बायोलॉजी है हम कैसे चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे. तो हम जो पहला लेसन है हमारा जो फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन है उसका पहला जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो हम आज स्टार्ट करेंगे. सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तीसरा चैप्टर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथा चैप्टर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो पहले हम फर्स्ट यूनिट को चैप्टर वाइज करते हैं. जो हम इसका सबसे पहले चैप्टर करेंगे, इसका पहला चैप्टर करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बाद हम सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ चैप्टर. ऐसा एक एक करके इस यूनिट को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे आएंगे और ऐसे हम एक एक चैप्टर को करके इस बायोलॉजी को जो हमारा 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी है उसका हम पूरा डिस्कस कर लेंगे. धीरे धीरे स्टार्ट करें फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो इनके कुछ बेसिक्स बातें हम जान लेते हैं. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो रिप्रोडक्शन है हमारा वो लिविंग्स जीव के लिए एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि एक मूल विशेषता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. कैसे? इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ यंग वन बाय द ग्रो ऑफ इंडिविजुअल्स. क्या होता है, जो इसमें इंडिविजुअल ग्रो कर जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, वो दोबारा यंग वंस फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, बच्चे पैदा करने में हेल्प करते हैं. थर्ड है दिस इज हेल्प इन प्रीपेचुएशन ऑफ स्पीसीज. जो हमारी स्पीसीज है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है हमारा रिप्रोडक्शन. ये इसकी कुछ बेसिक चीज है. इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ. सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी जो बुक है बायोलॉजी की अपने तरीके से अपने लेवल पर एक बार उसको पढ़ लो. उसके बाद जो मेरे नोट्स जो मैं करा रहा हूँ इससे पढ़ना है. फिर इसके बाद दोबारा आपको एनसीईआरटी पढ़ना है. जो आपकी एनसीईआरटी वो शॉर्ट में दी हुई है और मैं आपको सिखाऊंगा कि एनसीईआरटी जो शॉर्ट में दी है उसको हम कैसे याद करते हैं. तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारा एनसीईआरटी सिलेबस. तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक हम बात करें जो इसके इंपॉर्टेंट जो कीज की बात करते हैं तो पहला जो हमारा टॉपिक है लाइफ स्पेन. लाइफ स्पेन क्या होता है? लाइफ स्पेन की हम बात करते हैं. हम बात करते हैं लाइफ स्पेन की. लाइफ स्पेन क्या होता है? वो टाइम पीरियड जो बर्थ बिटवीन टू नेचुरल डेथ, यानी बर्थ से जन्म से लेकर जो प्राकृतिक जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, उसके जो बीच का जो टाइम होता है, जो लाइफ होती है वो हमारा लाइफ स्पेन कहलाता है. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन. यानी कि वह पीरियड जो बर्थ से लेकर जो हमारी प्राकृतिक जो डेथ है या नेचुरल जो डेथ है उसके जो बीच का जो टाइम होता है वो हमारे क्या कहलाता है? नेचुरल डेथ. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन. दूसरी बात करते हैं लाइफ स्पेन की. लाइफ स्पेन इज नॉट रिलेटेड टू साइज. जो लाइफ स्पेन होती है ये नहीं भाई जिस ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होगा वो ज़्यादा जिएगा या जिसका साइज छोटा वो कम जिएगा, ऐसा कुछ नहीं. जो लाइफ स्पेन होती है वो नॉट रिलेटेड टू साइज इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिज्म के साइज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर रिलेटेड नहीं होता है. तीसरे में जो बात करते हैं लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में बी फ्यू मिनट्स टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स. यानी कि जो लाइफ स्पेन होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ स्पेन होती है फ्यू मिनट्स की होती है, फ्यू मिनट्स, और कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे हजारों साल की भी उनकी लाइफ स्पेन होती है. ठीक है, जैसे हम कुछ लाइफ स्पेन
हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज का लाइफ स्पेन की हम बात करते हैं, हम जैसे कि एलिफेंट, ठीक है, हमारे एंड साइड जो बुक है वहाँ पे भी हमें एक चार्ट दिया हुआ है, उनका लाइफ स्पेन दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारी मे फ्लाई होती है उसका जो लाइफ स्पेन 1 डे होता है, और सिकाडा 1 डे, उसका भी लाइफ स्पेन 1 डे होता है। दूसरी बात करते हैं बटरफ्लाई, उसका जो लाइफ स्पेन होता है 1 से 2 वीक का होता है। तो हम बात करते हैं लाइफ स्पेन ऑफ सम लिविंग बींग्स के, कुछ लिविंग बींग्स का लाइफ स्पेन के लिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन होता है फ्यू मिनट्स या फिर फ्यू आवर्स, कुछ मिनट्स या कुछ घंटे का ही होता है। मे फ्लाई 1 डे का लाइफ स्पेन होता है, सिकाडा 1 डे का, बटरफ्लाई हमारे 1 से 2 वीक का लाइफ स्पेन होता है इसका। अगर हम वीट प्लांट की बात करते हैं 4 मंथ का होता है इस वीट प्लांट, जो हमारा वीट प्लांट है 5 मंथ इसका लाइफ स्पेन होता है, 5 मंथ्स। और राइस प्लांट हमारा 4 मंथ का लाइफ स्पेन होता है, 4 महीने का। और जो हमारा रेड चूहा वो 4 ईयर्स का होता है लाइफ स्पेन इसका, कितना, 4 ईयर्स का। अगर हम डॉग की बात करते हैं, जो डॉग का जो लाइफ स्पेन होता है 25 ईयर्स होता है। जो हमारा टॉर्टाइज है वो हमारा 100 से 150 ईयर्स का लाइफ स्पेन होता है टॉर्टाइज का। सेक्वाई, जो हमारा रेडवुड ट्री होता है, उसका जो लाइफ स्पेन की हम बात करें 3000 से 4000 इसका लाइफ स्पेन होता है, इतने ईयर्स का होता है। एलिफेंट 60 से 75 ईयर्स का लाइफ स्पेन होता है एलिफेंट का। पैरट की हम बात करते हैं 140 साल का होता है। बनियान ट्री की हम बात करते हैं 200 से 300 ईयर्स का लाइफ स्पेन होता है इसका। पीपल के पेड़ की हम बात करते हैं 2000 से 3000 ईयर्स लाइफ स्पेन होता है इसका। और कोआ होता है, जो काव होती है, काव का जो लाइफ स्पेन होता है 15 ईयर्स का होता है। ये कुछ हमारे लाइफ स्पेन थे लिविंग बींग्स के। हमने पढ़ा था जो लाइफ स्पेन होता है किसी भी लिविंग बींग का या ऑर्गेनिज का, वो उसके साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और देखो कैसे पैरट छोटा सा होता है साइज में, एलिफेंट बहुत बड़ा होता है। तो पैरट का जो लाइफ स्पेन 140 है, एलिफेंट का कितना 60 से 75 है। तो हमने यही बात हमें की थी, यानी ये साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करता है लाइफ स्पेन। आगे हम बात करते हैं इसमें लाइफ स्पेन की, हमने अभी बात की थी, कुछ और इसका बेसिक्स देखते हैं लाइफ स्पेन का। लाइफ स्पेन क्या होता है हमने बताया, बर्थ टू नेचुरल डेथ बिटवीन टाइम पीरियड, वो हमारा लाइफ स्पेन होता है। अब जो लाइफ स्पेन होता है बर्थ से डेथ तक कैसे कैसे जाता है, बर्थ से डेथ तक कैसे कैसे जाता है। सबसे पहले देखो, जब बर्थ होता है तो वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, जिसको हम यहाँ बोलते हैं ज्वेलाइन फेज। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ करेगा तो एक मैच्योर स्टेज में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, जब वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद सेंसेंस फेज या फिर एजिंग फेज, जिसको हम ओल्ड एज बोलते हैं, यानी कि ओल्ड एज हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो बर्थ हुआ तो पहले वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा बच्चा। इसमें जो ज्वेलाइन फेज में क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है बहुत ज़्यादा हाई रेट होता है सेल डिवीजन का, यानी कि जो इसमें सेल बनते हैं, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल जो बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, और जो इसमें जो सेल डेड होती है वो बहुत ही कम डेड होती है, ठीक है। जब नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा बनती है और डेड तो नामात्र सेल डेड होती है, इसमें सेल बनती ज़्यादा है, तो इसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ग्रोथ फेज बोला जाता है, ग्रोइंग फेज। दूसरा, ऑर्गेनिज कैन नॉट रिप्रोड्यूस, बट जो हमारे फेस है, जो ग्रोइंग जो फेस है, जो ज्वेलाइन फेस है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं होता है। तीसरा बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज वेजिटेटिव फेज, और इसको हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं, जहाँ पर वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जहाँ पर बच्चे पैदा करता है तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जो ऑर्गेनिज्म होगा वहाँ पे इसके अंदर रिप्रोड्यूस कर सकता है। इट इज स्टार्ट आफ्टर ज्वेलाइन फेज, जो हमारा ज्वेलाइन फेज होता है उसके बाद ये स्टार्ट होता है। तो इसमें जो सेल्स, जितनी सेल्स डेड होती है उतनी सेल्स इसके अंदर बनती है। यहाँ पे जो सेल्स का जो मेंटेनेंस बराबर होता है, जितनी सेल्स डेड होंगी उतनी इसमें क्या होंगी, फॉर्म होंगी सेल्स। बात करते हैं सेंसेस फेज या फिर एजिंग फेज की बात करते हैं। इसके अंदर क्या, इन दिस फेज ग्रोथ डिक्लाइन। अब इस जैसे हम ओल्ड स्टेज में जाते हैं तो हमारी जो ग्रोथ होती है वो डिक्लाइन होने लगती है, गिरने लगती है,
तो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो इस फेज में भी या एजिंग फेज में भी, ओल्ड एज में भी हम क्या कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सेल डिवीजन रेट डिक्लाइन, जो सेल डिवीजन रेट होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो सेल बनती तो बहुत कम है लेकिन जो डेड होती हैं सेल वो बहुत ज़्यादा मरती हैं, इसलिए जो हम ओल्ड स्टेज में चले जाते हैं। ये हमारे कुछ लाइफ स्टाइल की जो बेसिक बातें होगी। इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यंग वन या फिर ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि अपने जैसा ही एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहता है। अब जो रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है, सबसे पहला कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी कि जो हमारी स्पीसीज है उसको मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन का एक पर्पस इंपॉर्टेंट है। भाई अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता हमारी जो स्पीसीज है तो हम इसे कैसे मेंटेन करेंगे? रिप्रोडक्शन मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। दूसरा है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे मेंटेन करते हैं? रिप्रोडक्शन मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ द यंग अडल्ट एंड द एज्ड पर्सन। ठीक है, जो पॉपुलेशन होता है हमारा यंग अडल्ट और एज्ड पर्सन होते हैं, उन सबको जो पॉपुलेशन है उसको भी मेंटेन रखता है। तीसरी बात करते हैं वेरिएशन। जो जीव में जो भिन्नता उत्पन्न करते हैं, जो रिप्रोडक्शन होती है, जो हमारे जीव होते हैं उनमें कुछ भिन्नता उत्पन्न करते हैं और उनको अनुकूलन और विकास के लिए उपयोगी बदलाव आवश्यक है। ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको, जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस द वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो जनन होता है वही हमारे जीवों में एक वेरिएशन उत्पन्न करता है और उनमें जो वेरिएशन और इवोल्यूशन होता है उसमें वेरिएशन के लिए भी ये यूजफुल होता है, विकास के लिए उपयोगी बदलाव उत्पन्न करता है। तीन हमारे जो चौथा है हमारा लाइफ। चौथा जो हमारा पर्पस है लाइफ। चौथा जो पर्पस है हमारा लाइफ क्या कहता है? लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। on earth due to reproduction in organism। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है ये हमारी अर्थ पर लाइफ को भी एग्जिस्ट करने का एक पर्पस होता है, हेल्प करता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा कोई लाइफ नहीं होगी अर्थ पर। ये हमारे कुछ पर्पस है रिप्रोडक्शन के। अब आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के? Basic features of reproduction। रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे, क्या होते हैं बेसिक फीचर्स। नंबर 1, all mode of reproduction have some basic features। all mode of reproduction have some common basic features।
ठीक है। ऑल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव सम कॉमन बेसिक फीचर्स। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के सभी मोड होंगे उनमें कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे। जो पहला इसको जो बेसिक फीचर्स हम बात करते हैं, सिंथेसिस, आरएनए, प्रोटीन एंड बायोमोलिक्यूल एंड अदर बायोकेमिकल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, आरएनए, प्रोटीन एंड कुछ बायोकेमिकल्स बनाते हैं। दूसरा जो बात करते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन मतलब होता है कॉपी ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेट करता है, डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाता है। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जैसे हम फोटोकॉपी करते हैं एक पेज के उस बहुत सारे पेज बन जाते हैं, ऐसे इसके अंदर जो रेप्लिकेशन होता है उसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बन जाते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता रहता है। थर्ड, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, तो माइटोटिक और मेयोसिस दोनों डिवीजन होता है इसके अंदर। मेयोसिस एंड माइटोसिस दोनों सेल डिवीजन होते हैं इसके अंदर। फोर्थ जो बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ ऑफ सेल। सेल्स होती है वो क्या करते हैं, ग्रो करेंगे इसके अंदर। 5 जो हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर्म करता है, बनाता है। यहां पे लिख देता हूं 5 फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट भी बनाता है। ये इसके कुछ कॉमन फीचर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बात करेंगे नेक्स्ट हम। Types of reproduction. These are 2 types. जो रिप्रोडक्शन का 2 टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। प्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप्स होता है रिप्रोडक्शन, एक हमारा एसेक्सुअल, दूसरा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये यूनिपेरेंटल्स होता है, इसमें केवल एक ही पेरेंट्स की नीड होती है। ये हमारा बाई पेरेंटल्स होता है, इसमें 2 पेरेंट्स की नीड होती है। इसमें जो हमारा एसेक्सुअल में कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगी। इसमें जब गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी तो इसमें कोई फ्यूजन भी नहीं होगा, नहीं फर्टिलाइजेशन होगा। इसके अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही है तो फ्यूजन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा। ठीक है, और जो हमारा एसेक्सुअल जो इसके अंदर सेलुजन होता है, इसके अंदर माइटोसिस होता है और इसके अंदर मियोसिस होती है। हमने पढ़ा था जैसे अभी रिप्रोडक्शन को कुछ बेसिक फीचर पढ़ा था, मैं क्या बोला था, इसमें सेलुजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होती है। अब जैसे यहाँ पे 2 पार्ट बढ़ता है तो जो माइटोसिस होती है हमारे एसेक्सुअल के अंदर होती है और जो मियोसिस होती है हमारी सेक्सुअल के अंदर होती है। सबसे पहले हम करेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं पहले, उसके बाद हम करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है।
asexual reproduction. When offspring are produced by a single parent without the involvement of gametic fusion without gametic fusion are called asexual reproduction. ठीक है, जब से जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है, जो बेबी प्रोड्यूस होता है, वो एक सिंगल पेरेंट से होता है और उसके अंदर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, यानी उसमें कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अब ये इसके बाद देख लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ कहाँ पे है, किस किस में होता है, तो हम इसके क्या पढ़ेंगे, अक्रेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अक्रेंस ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक्सपीरियंस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आकर होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज के अंदर, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और मैनी प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में भी होता है और कुछ सिंपल एनिमल्स के अंदर भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर इन asexual reproduction occur in unicellular organism। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है सच है जैसे कि मोनेरा, मोनेराज and protista और many plants and simple एनिमल्स। ठीक है, यूनिसेलुलर किस में, मोनेरेंस एंड प्रोटिस्टा, मैनी प्लांट एंड सिंपल, और सिंपल एनिमल्स के अंदर होता है। और ये एब्सेंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एब्सेंट इन वर्टिब्रेट invertebrate and higher invertebrate या फिर नॉन वर्टिब्रेट बोलते हैं। उनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा मोनेरेंस के अंदर और प्रोटिस्ट्स के अंदर होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर भी होता है, मेरी प्लांट्स में भी होता है, और सिंपल एनिमल्स के अंदर भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये हमारा जो एब्सेंट होता है, वर्टिब्रेट के अंदर एब्सेंट होता है, जो हमारे हायर इनवर्टिब्रेट एंड नॉन वर्टिब्रेट होता है उनके अंदर ये एब्सेंट होता है।
और जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कुछ हायर प्लांट्स के अंदर भी शो करता है। मैनी हायर प्लांट्स शो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि जिन हायर प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव हम आगे स्टडी करेंगे कि वेजिटेटिव होता क्या है। नेक्स्ट जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया हमारा, अक्रेंस हो गया उसकी। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला जो कैरेक्टर्स है इट इज यूनिपेरेंटल्स, यानी कि एक सिंगल पेरेंट्स होता है इसके अंदर। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। तीसरा है नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सिंगल पेरेंट्स है, कोई गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती इसके अंदर। जब गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी तो कोई फ्यूजन भी नहीं होगा गैमेट्स का। जब फ्यूजन नहीं होगा तो कोई फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है इसके अंदर। फोर्थ है हमारा ओनली, इसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है माइटोटिक सेल डिवीजन होता है इसके अंदर प्योर। सिक्स हमारा मल्टीप्लीकेशन अकर रैपिडली, जो इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है सेल डिवीजन होता है बहुत तेजी से होता है। ठीक है, जो गुणांक जो मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत तेजी से होता है। द प्रोपेग्यूल इज कॉमन फॉर्म ऑफ सोमेटिक सेल ऑफ द पेरेंट्स। जो पेरेंट्स होते हैं उस समय सोमेटिक सेल्स कॉमनली फॉर्म होते हैं, तो इसलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, सोमेटिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कैरेक्टर्स 8 द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है, जो बेबी फॉर्म होता है, वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है, इसलिए इसको क्लोन बोलते हैं, आर कॉल्ड क्लोन। नंबर 9 की बात करें, हैप्लॉइड डिप्लॉइड अल्ट्रेशन डज नॉट अकर। इसके अंदर हैप्लॉइड डिप्लॉइड अल्ट्रेशन नहीं होती है इसके अंदर। जो इसका लास्ट जो कैरेक्टर्स है नंबर 10, वो और देख लेते हैं हम इसका लास्ट जो कैरेक्टर्स है। लास्ट कैरेक्टर्स क्या कह रहा है, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि इसके अंदर कोई फ्यूजन गैमेट्स नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एगामोगैमी या फिर एगामो। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर इसका देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हमने पढ़ा कि भाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर कोई भी गैमेट फ्यूजन नहीं होता है। जब इसके अंदर गैमेट फ्यूजन नहीं होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एगेमोगेमी एंड एगेमोजेनेसिस। ठीक है, जब जिसके अंदर कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है उसको हम या तो एगेमोगेमी या फिर एगेमोजेनेसिस बोलते हैं। ये हमारा कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिया है, उसके अकरेंस जान लिए, कहाँ कहाँ पे होता है, उसके कैरेक्टर्स हमने जान लिए, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके डेफिनेशन हमने पढ़ लिए। अब हम इससे आते हैं इसके टाइप पर। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेनी टाइप्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मेनी टाइप्स। और मेनी टाइप्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूजन। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्यूजन। फ्यूजन हो गया। नंबर 2 बडिंग हो गया। बडिंग के बाद फ्रेगमेंटेशन,
इसके बाद रीजेनरेशन, और इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको हमारे कुछ 5 टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगर हम फ्यूजन की बात करते हैं, फ्यूजन के हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और प्लाज्मोटोमी। ठीक है, जो बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें भी हमारा रेगुलर फ्यूजन होता है, ऑब्लिक्यू फ्यूजन होता है और ट्रांसवर्स फ्यूजन होता है। ठीक है, हम सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूजन क्या होता है। जो पहला टाइप हम करेंगे फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, जो पेरेंट्स सेल होती है वो डिवाइड होती है 2 और मोर डॉटर सेल्स के अंदर। जैसे हम बात करते हैं फ्यूजन की, मान लो ये एक सेल है हमारे पास, क्या एक सेल है। अगर जो ये सेल होती है वे 2 सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी सेल, बाइनरी फ्यूजन। अगर ये सेल हमारे मेनी सेल्स में, कई सेल में डिवाइड हो रही है, ठीक है, मोर देन 2 सेल, तो हो जाएगा हमारी मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं फ्यूजन की। Fission. This is the division of the parent body. This is the division. This is the division. This is the division of the parent body. Division of the parent body into 2 or more daughter individual. Into 2 or more daughter individual. Individuals of the to the parent. To parent. जब हमारी कोई पेरेंट बॉडी 2 या 2 से अधिक डॉटर इंडिविजुअल में टूट या डिवीजन होता है पेरेंट का,
तो हमारे के बाद फिजन कहलाता है। ठीक है, तो फिजन के हमें टाइप्स ऑफ फिजन भी होते हैं। टाइप ऑफ फिजन, नंबर 1 बाइनरी, मल्टीपल, प्लाज्मोटोम। तीन टाइप होते हैं। अगर हम बाइनरी की बात करते हैं डेफिनेशन सेम ही रहेगी। अगर हम बाइनरी की बात करते हैं, दिस इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल। अगर बाइनरी की बात करते हैं उसमें क्या होगा, दिस इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल टू द पेरेंट। अगर हम मल्टीपल की हम बात करते हैं, दिस इज द डॉटर ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू मोर डॉटर इंडिविजुअल टू द पेरेंट। तो ज़्यादा डॉटर इंडिविजुअल में जो पेरेंट बॉडी डिवीजन होती है टू द पेरेंट से, तो हमारा मल्टीपल फिजन कहलाएगा। अगर वो दो में ही होती है तो बाइनरी फिजन कहलाएगा। जो प्लाज्माटोमी है इसका एक स्पेशल टाइप है प्लाज्मा फिजन का, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस मैं इसका यहाँ पे नाम भी दूंगा आप लोगों को कि हमारे एनसीईआरटी में इसको कुछ पूछा नहीं है इसके बारे में। थर्ड टाइप ऑफ फिजन्स प्लाज्माटोमी। जो तीसरा टाइप होता है फिजन का, प्लाज्मा जो स्पेशल टाइप होता है इसका प्लाज्माटोमी, तीसरा टाइप। इट इज डिवीजन ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट पेरेंट। जो मल्टीन्यूक्लिएट पेरेंट उसका डिवीजन होता है इनटू मेनी न्यूक्लियर डॉटर इंडिविजुअल, यानी कि कई सारी मल्टी न्यूक्लियर डॉटर इंडिविजुअल में विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इसमें कोई न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता, उसके बिना ही न्यूक्लियर डिवीजन अकर लेटर और मेंटेन नॉर्मल नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसके बाद ये नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियर को मेंटेन कर लेता है। इसके एग्जांपल होंगे ओपेलिना, माइक्सा, जो कि अमीबा होते हैं, और हम इनको ये प्रोटोजोन्स भी होते हैं। ठीक है, दोनों प्रोटोजोन्स होते हैं। तो हमने बाइनरी फिजन्स कर लिया, मल्टीपल फिजन कर लिया, बट हम उसके एग्जांपल्स और बता देते हैं आप लोगों को बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल फिजन के एग्जांपल्स क्या होते हैं। अगर हम बाइनरी की बात करते हैं, बाइनरी फिजन, क्योंकि हम एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहला हो जाएगा इसका अमीबा हो जाएगा। एक तो जुगलेना पैरामीशियम, जो फोर्थ हो जाएगा इसका सेराटियम। यूजिंग बाइनरी फिजन्स के एग्जांपल्स अब ये होते हैं मल्टीपल फिजन के एग्जांपल। मल्टीपल फिजन एग्जांपल कहता है अमीबा, जो हमारे कॉमन एग्जांपल होता है, मल्टीपल फिजन में भी होता है और बाइनरी फिजन में भी होता है इसका। और दूसरा जो होता है प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल। और हम बाकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वॉच इन दिस वीडियो, अच्छे से